ये एक जो मेरा जो क्लिनिकल जजमेंट ये बोलता है, जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, इसमें हर वक्त पेरेंट्स को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में पिक्चर रखनी पड़ेगी कि मैं मेरे बच्चे को स्क्रीन टाइम कम से कम का यूज मिले, ऐसा क्या करूं। तो ऐसे में हमें क्या क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाए बच्चों का। इसके अंदर मैं जैसे आपको बोलूं तो आउटडोर गेम्स सबको पता है, साइकिलिंग, कुछ फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, वॉटर, जो भी गेम होते हैं। जो स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से किस किस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस हमें बच्चों में देखने को मिल रही है। ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90% से अबव 5 साल से पहले हो जाता है, जितने भी न्यूरॉन्स, सिनेप्सेस जो भी बनने होते हैं। तो बच्चा कोई भी एक्टिविटीज करता है तो कॉपी करेगा। बदलते ज़माने के साथ डिजिटलाइजेशन ने भी हमें बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है, पर इसी डिजिटलाइजेशन का छोटे बच्चों पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आज हम जानेंगे डॉक्टर अमित राठी सर से, जो कि डायरेक्टर और कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है लाइफलाइन हॉस्पिटल नागौर में। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर तनुजा फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम आज आपसे समझेंगे कि बच्चों में जो एक बढ़ता डिजिटलाइजेशन फेस चल रहा है उसकी वजह से क्या क्या ट्रांजिशन देखने को मिल रहे हैं। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल रहेगा कि बीइंग ए पीडियाट्रिशियन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि एक हेल्दी चाइल्डहुड किस तरीके का होना चाहिए। डॉक्टर तनुजा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। पेरेंट्स की नज़रों में हेल्दी बच्चा क्या होता है कि मेरा बच्चा बीमार नहीं है और दिखने में अच्छा है और फिजिक अच्छी है। तो पेरेंट्स की नज़रों में एक हेल्दी चाइल्ड हुई है। लेकिन मैं अगर साइंटिफिकली बोलूँ आपको तो हेल्दी चाइल्डहुड वो नहीं है जिसमें बच्चा सिर्फ बीमारी से मुक्त हो, बल्कि वो शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से सक्रिय, सामाजिक रूप से संवेदनशील और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। उसके जो टाइम पीरियड है, जिस बच्चे की एज है, उसके हिसाब से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन सही समय पर अचीव हो और जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उसके अंदर उसको प्यार, सुरक्षा और सही गाइडेंस मिले और परिवार का हर सदस्य उस बच्चे की क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग को मोटिवेट करे, एनकरेज करे। इट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी चाइल्डहुड। सर, आपने चाइल्डहुड की बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन हमें बताई है और आप एक पीडियाट्रिशियन के तौर पे नागौर में लास्ट 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो ये जमाना बदला है उसी के साथ साथ आपने बच्चों में किस तरीके के चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। पिछले जो 15 साल और मैं अगर मेरे पीजी टाइम को इंक्लूड करूं तो 17-18 साल हो गए, जिसमें मैं अभी बच्चों एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को देख भी रहे हैं। बच्चों का जो डिजीज का पैटर्न भी चेंज हुआ है वो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त इन्फेक्शन के केसेज, और इन्फेक्शन में भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, जैसे आपने टीबी का नाम सुना है लेकिन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, दिमाग की टीबी हो जाना है ना। जैसे निमोनिया सुना है लेकिन निमोनिया के अंदर पानी इकट्ठा हो जाना, प्लेटलेट फ्यूजन है ना, एनकेफेलाइटिस, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज थी और उनमें भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जो धीरे धीरे इन्फेक्शन, जो नॉन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो गई। अब आने वाले समय में अभी प्रेजेंटली कुछ डिजीज पैटर्न जो है जैसे मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बच्चों में भी जा रहे हैं और लाइफ स्टाइल जो रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उसकी तरफ हल्का सा ये डिजीज पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सर जैसा भी आपने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या इसके पीछे जो अभी बढ़ता स्क्रीन टाइम है वो जिम्मेदार है? 100% तो नहीं कह सकते, पर काफी हद तक जो स्क्रीन टाइम अभी बच्चों का इंक्रीज हुआ है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर, ये काफी हद तक उसका कारण है। अच्छा, कोविड के बाद में तो ये हो गया ना सर कि बच्चों का ऑलमोस्ट सारी चीजें, जैसे होमवर्क भी दे रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। स्कूल की तरफ से समझ लें या ट्यूशन टीचर हो गया, पढ़ने का जो मटेरियल है वो भी अब हमें फोन के थ्रू ही देखने को मिल रहा है, तो चाह के भी हम इससे ज्यादा दूर नहीं रह पा रहे। तो ऐसे में इस सिचुएशन को हम कैसे कॉप अप करें? अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर तनुजा। इस पोस्ट कोविड एरा के बाद में हम ये जो मोबाइल को 100% इग्नोर तो नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अपन कुछ ऐसी जो चीजें हैं, अपन कुछ ऐसे जो रूल्स रेगुलेशन बना करके पेरेंट्स के बिहाफ पर कुछ ऐसे कोशिश करके अपन इस जो स्क्रीन टाइम को है, जो पोस्ट एरा जो ये स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के सुपरविजन में बच्चा स्क्रीन टाइम या यूज में ले, और वो भी एजुकेशनल कंटेंट या कोई क्वालिटी कंटेंट होता है इसी को यूज में ले। आजकल बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके अंदर जो पेरेंट्स कंट्रोल ऐप हो जाते हैं,
मोबाइल की बजाय अपन टेबलेट या कुछ कंप्यूटर पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं अगर ऐसी क्लासेस लेनी हो तो। ट्रू। बाकी मुझे लगता है कि ये एक जो मेरा जो क्लिनिकल जजमेंट ये बोलता है, जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, इसमें हर वक्त पेरेंट्स को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में ये पिक्चर रखनी पड़ेगी कि मैं मेरे बच्चे को स्क्रीन टाइम कम से कम का यूज में ले, ऐसा क्या करूं। राइट। तो उसको सोचना पड़ेगा ये चीज हाँ। पेरेंट्स को। तो ऐसे में हमें क्या क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाए बच्चों का? देखिए, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सब अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं थोड़े बहुत भी, तो वो उनको पता है कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या ऐसे साधन हैं जिससे बच्चा स्क्रीन अल्टरनेटिव बच्चों को मिल जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम क्या है, पता सबको है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी सर। है ना? तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले पेरेंट्स को एज ए रोल मॉडल बनना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ किड्स। मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को अगले 10 से 15 साल बाद में बच्चे अपने बच्चे को कैसा देखना है, कैसा उसको सोच रहे हैं मेरा बच्चा ऐसे ही बनना चाहिए, तो पेरेंट्स को खुद पहले उस पर काम करना पड़ेगा। वो एक फ्यूचर इमेज अपने बच्चे की उनके सामने। तो इसके अंदर काफी ऐसी जैसे एक्टिविटीज हैं, जैसे अपन स्क्रीन टाइम को कम कैसे कर सकते हैं, एज वाइज डिपेंड करता है। इसके अंदर मैं जैसे आपको बोलूं तो आउटडोर गेम्स सबको पता है, साइकिलिंग, कुछ फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, वॉटर जो भी गेम होते हैं, और इंडोर गेम्स के अंदर लूडो हो गए, प्ले कार्ड हो गए, ऊनो हो गए, चेस हो गए। और इंडोर गेम्स से आपको पता है डॉक्टर तनुजा कि ये जो एंगेज रहेंगे इसमें बच्चे, इनके साथ साथ में एक सोशल बॉन्डिंग, परिवार की बॉन्डिंग भी बनती है अगर पेरेंट्स उसके साथ खेलते हैं, परिवार के सदस्य उनके साथ खेलते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा वो है कि क्रिएटिविटी जो चीजें होती हैं, जैसे ड्राइंग बुक हो गई, कलरिंग बुक हो गई, कोई ब्लॉग बनाने के जो होते हैं वो आप रखें। सबको पता है मुझे लगता है, लेकिन इसको अपन को आने वाले समय में इसको कहते हैं कि यार बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको लेकर के दिमाग में लेकर के इसको अब अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक इसके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स अगर पढ़ेंगे, बुक्स रहनी चाहिए पेरेंट्स को। अगर मान लो स्टोरी बुक्स पसंद नहीं है तो जो भी धार्मिक बुक्स होती हैं, घर के हर कोने में 5-7 बुक्स ऐसी होनी चाहिए। पेरेंट्स भी एटलीस्ट हाफ एन आवर जितना भी टाइम मिले बच्चों के सामने पढ़ें, तो बच्चे उनको देख कर खुद पढ़ना लगेंगे। बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स लेकर आए, बच्चों को कोई कॉमिक्स लेकर आए, तो बहुत ऐसे हैं। एक हाँ, इसके अंदर आप और ऐड कर सकते हो जो स्किल बेस्ड एक्टिविटी, जैसे डांस, योगा, म्यूजिक, सिंगिंग, बहुत एक्टिविटीज है, पता सबको है। लेकिन मैंने कहा ना, हर चीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये चीज कोई भी एक्टिविटीज हो नहीं पाएगी। हाँ। एक बहुत पुरानी कहावत है सर कि बच्चा तो जो होता है जब बचपन से वो बड़ा होता है तो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, उससे आप जैसे ढालना चाहोगे वो ढल जाएगा। जो वो देख रहा है वो उसी को मिमिक करके वही चीज अडैप्ट करेगा। तो वो चीज इसमें जरूर इम्प्लीमेंटेशन तो जो भी पेरेंट्स है सबका होना नेसेसरी है। क्योंकि देखिए, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा कॉपी करता है। राइट। अप टू 5 years ऑफ एज, जो 5 साल तक के बच्चे रियल के अंदर इफेक्ट हैं, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 90% से अबव 5 साल से पहले हो जाता है, जितने भी न्यूरॉन्स, सिनेप्सेस जो भी बने होते हैं। तो बच्चा कोई भी एक्टिविटीज करता है तो कॉपी करेगा। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल सर मुझे समझ आया। अभी एक पेशेंट आती थी मेरे, उनको बहुत सीवियर बैक पेन था, और वो बच्चा जो था वो जॉइंट फैमिली में रहता था। तो शी वाज अराउंड 10 to 11 ईयर ऑफ एज, और वो भी उनके फादर 3 महीने बाद उस पेशेंट को, बच्ची को मेरे पास लेके आए कि इसके बैक पेन की कंप्लेन आ रही है। सर एज वाज 10 to 11। फिर मैंने जो हिस्ट्री ली, पता चला कुछ भी ऐसा सिम्टोमेटिकली नहीं लग रहा है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में भी नहीं लगा, हिस्ट्री में भी नहीं लगा। उसके बच्ची को बाहर भेज के मैंने उसके फादर से बात करी। मुझे ध्यान आया कि हाँ, जो इसकी मदर का वो देख रही है कि पेन है तो अटेंशन मिल रहा है, तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे आपस में इन्वॉल्व रहते हैं, पेरेंट्स का अटेंशन मिला या नहीं मिले, इस चीज के लिए उसने उस चीज को भी मिमिक कर लिया। तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर रहने वाला है। तो आप नोटिस किया, अभी तो उसने ओनली अटेंशन सीकिंग के लिए ये उसके दिमाग में आई, या ये उसने कंप्लेन शुरू की। लेकिन अगर इसको अर्ली डायग्नोसिस नहीं करें तो एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, जो आपने सोचा वो आपके हेल्थ के अंदर फिजिकली आपको प्रेजेंट होने लगी। इसको बोलते हैं दिस इज द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। और ये ऐसा नहीं है एडल्ट में हो रहा है, बच्चों में भी प्रेजेंट स्टार्ट हो गया है। सर वापस आते हैं, जो स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है उसकी वजह से किस किस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर डिजीजेस हमें बच्चों में देखने को मिल रही है? ये एक आपने बहुत ही ह्यूज लार्ज क्वेश्चन पूछ लिया इसका। फिर मैं कोशिश करूंगा इसको ब्रीफली
कैसे बिल्कुल। आपको और अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूं। देखिए कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से जो फिजिकली जो अपने को देखने को मिल रहा है, फिजिकली जो इम्पेक्ट आ रहा है, वो तो मुझे लगता है सभी को पता ही है। जैसे ओबेसिटी, अब ओबेसिटी आगे जाकर के हाइपरटेंशन, बच्चों में भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं वो। तो जी। ओबेसिटी हो गई। सेकंड जो मोस्ट कॉमन है वो आपको पता है क्या है? स्लीप डिस्टर्बेंस। ओके, अब इंसोम्निया स्लीप मतलब। डिस्टर्बेंस के अंदर बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास में जो मुझे कहते हैं कि यार बच्चा रात को 3-4 बार उठ जाता है अच्छा। ना, प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है। कोई कोई बच्चे तो होते हैं जो मदर्स आते हैं यार हम सो जाते हैं, बच्चा 2-2 बजे तक नहीं सो पाता है। तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस से क्या हो रहा है कि बच्चों को मतलब होते हैं ना, डीप स्लीप नहीं आ रही है। सो तो रहा है बच्चा 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, डीप स्लीप आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा अगर स्क्रीन देखते हुए सोएगा तो ब्लू स्क्रीन क्या करेगा, मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करता है और स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाती है। बाकी तो अपने को मायोपिया होना, आई स्ट्रेन होना, हेडेक होना, ड्राइनेस हो पाई, ये तो ऑल आई थिंक अपन सब जानते हैं। अब मैं बात करूं तो मेंटल हेल्थ इश्यू जो स्क्रीन टाइम के बढ़ने से जो हो रहे हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है कि ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस नहीं करें तो। जो फिजिकल हेल्थ इश्यू है वो तो रिवर्सिबल है फिर भी। तो इसके अंदर अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज पर जो मुझे ऐसे एज है, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलते हैं वो दो जो मोस्ट कॉमन जो साइंस सिम्टम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो इससे काफी हद तक स्क्रीन टाइम से मतलब कोरिलेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं 100% उसके कारण ही होते हैं। जैसे एक तो स्पीच डिले, सेकंड ऑटिज्म। जी सर। स्पीच डिले, ऑटिज्म ऐसा नहीं ओनली स्क्रीन टाइम देखने से ही हो रहा है। मैं फिर बोलता हूँ ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ना हेरेडिटरी भी हो सकते हैं, कंजेनिटल भी हो सकते हैं। पर इससे स्टडी आई है काफी हद तक कोरिलेशन है कि ये अगर स्क्रीन टाइम इसका यूज ज्यादा लेते हैं तो ये इसको बढ़ा देते हैं, बीमारियां होती हैं ज्यादा हो जाती हैं। स्पीच डिले क्यों होता है साइंटिफिकली मैं बताऊं आपको तो, स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या होता है कि हमारे स्पीच बच्चा कैसे सुनता है। बच्चे का क्या होता है, बच्चा अपने लैंग्वेज सेंटर होता है जो टेम्पोरल लोब में होता है, वो लैंग्वेज सेंटर जिसको वर्निक्स एरिया बोलते हैं, वो एक्टिवेट होता है लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन से। लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होता है कि पेरेंट्स जब बोलते हैं तो बच्चा सुनता है, देखता है, फेशियल एक्सप्रेशन, लिप के मूवमेंट, हाव भाव वो देख करके देखता है तो वो ब्रेन के जो सिनेप्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। फिर वापस वो कोशिश करता है कि उस बोलने की, फिर पेरेंट्स उसका जवाब देते हैं, फिर वो क्वेश्चन आंसर करता है। इट इज द लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन। और इस लाइव ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण ही लैंग्वेज सेंटर जो वर्निक्स एरिया होता है वो एक्टिवेट होता रहता है। लेकिन अब होगा क्या, स्क्रीन देखेगा तो पैसिव इंटरेक्शन हो गया। राइट, वो पैसिव वर्चुअली इंटरेक्शन, पूरा हो गया। एग्जैक्टली पैसिव इंटरेक्शन होने से वो जो जितना एक्टिवेट होना चाहिए था वो स्पीच सेंटर एक्टिवेट नहीं हो पाता है और बच्चे में स्पीच डिले होने लग जाता है। ऑटिज्म के क्या साइन होते हैं? ऑटिज्म 1.5, 2, 2.5, 3 साल के बच्चों में होता है कि बच्चे को अपन नाम पुकार रहे हैं जी, लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जब उसकी इच्छा होगी रिस्पॉन्स कर देगा। उस हाथ में अपन ने टॉर्च दिया खेलने के लिए तो उसे खेल नहीं रहा है, उसको बस घुमा रहा है, इधर देख रहा है, खेल नहीं रहा है उससे। अच्छा, एक ही एक्टिविटीज को बार बार रिपीटेडली किए जा रहा है और वही बोल नहीं रहा है, सोशल विड्रॉल। तो ये 3-4 सिम्टम्स हैं, ये ऑटिज्म के होता है। जितना जल्दी अपन स्पीच डिले ऑटिज्म जो मैंने बताया था अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, इनको अगर हल्का सा भी पेरेंट्स अगर इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंटल हर बच्चे का डिले हो सकता है, तो कोई भी डिले डेवलपमेंट होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आपको कंसल्ट कीजिए, ये ऐसा नहीं आप कंसल्ट करोगे उतना जल्दी और अच्छा प्रोग्नोसिस मिलेगा। क्योंकि कोई पेरेंट्स कह देते हैं हम इसके पापा भी लेट ही बोले थे, इसके दादी भी लेट बोले, बात नहीं समझे। अरे होगा, लेट बोला होगा, लेट चला होगा, लेकिन आप लेट है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ये बहुत कॉमन है सर। एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन है और इंडिया में तो है ही, रिलेटिव से जोड़ लेते हैं। कि इसके मामा थे वो बहुत ही, उन्होंने बहुत बाद में चलना शुरू किया था, उनके दांत बाद में, कोई भी एक चीज वो पकड़ लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हो जाएगा। एक तो ये हो गया मेंटल के अंदर, आपने बताया मैंने अप टू 5 ईयर्स तक। अब अगर मैं प्री एडोलसेंट एज में जाऊं, प्री एडोलसेंट एज होती है 5 to 12 ईयर्स, इसके अंदर आप देखें एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन और रिड्यूस रेजिलियंस। रेजिलियंस रिड्यूस कैसे होगी कि पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया बच्चों का। ऐसा लगता है इस अंदर उसके गुस्सा भरा पड़ा है, आपने अगर उसके मुताबिक कोई काम नहीं किया, कुछ आपने उनसे ले लिया कोई चीज, तो एंगर, गुस्सा इतना होता है। रेजिलियंस रिड्यूस क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो गेम खेल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी, तो उनको क्या होता है कि उससे स्क्रीन देखने से उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। तो वो ब्रेन उनके उस हिसाब से सिग्नल देते नहीं है, तो उनको वो चीजें जो बता रहा हूँ, क्यूरोसिटी तो उनकी इंक्रीज हो जाती है पर पेशेंस लेवल नहीं रहता है। नई नई चीजें उनको जल्दी जल्दी देखनी और अडाप्ट कर लेनी है। और ब्रेन शुरू में आप जितना फास्ट मूविंग को विजुअलाइजेशन करोगे तो ब्रेन
आपका वो सेल्स ब्रेन की डेवलप नहीं हो पाती, अच्छा, ओके। वो उसको रीड नहीं कर पाती, आप समझ पा रहे हो, इसलिए हाँ। फास्ट विजुअलाइजेशन भी हार्मफुल है। तो ओके। ब्रेन का लैंग्वेज सेंटर, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट के लिए जो नॉर्मल जो रूटीन चलता है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट। ये भी हो गया ना, मेरा बच्चा तो खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे देती हूँ, खाना खा लेगा आराम से। वो भी एक मेजर फैक्टर है सर। बच्चा, क्योंकि वो इंगेज, जो खाना उनको 15 मिनट में 10-15 मिनट में खिला सकते थे, अभी वो फोन के सामने बैठा बैठा आधा से 1 घंटा लगभग आपका बच्चा वहां कवर कर रहा है। तो इन चीजों पे भी हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। 100% होना चाहिए। यहाँ तक कि WHO गाइडलाइन आ गई है कि आपको ड्यूरिंग मील स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग मील तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब डाइनिंग टेबल इज नो स्क्रीन जोन, प्रोहिबिटेड हो गया वहाँ पे Yeah. एकदम। सर, इसी से मुझे एक सवाल आ रहा है कि किस एज में इट इज ओके कि हम एक बच्चे को जो है फोन की स्क्रीन दिखा दें या टैबलेट की स्क्रीन दिखा दें? इसके लिए देखो एक WHO ने गाइडलाइन तय कर रखी है, ओके। उसको अपन प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करें वो बताऊंगा। WHO ने गाइडलाइन है अप टू 2 years नो स्क्रीन एट ऑल, अच्छा, अप टू 2 year। ओके। लेकिन बहुत से मैंने देखे मदर्स, खाना आपने भी बोला, खाना खिलाते वक्त 6 महीने का बच्चा, बिल्कुल 1 सर। साल का बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, और पेरेंट्स मतलब उनको प्राउड फील हो रहा है, देखो मेरा बच्चा स्क्रॉल करना सीख चलाना आ गया, गया। अरे स्क्रॉल करना क्या सीख गया। WHO गाइडलाइन है अप टू 2 years नो स्क्रीन एट ऑल। 2 to 5 years के अंदर लेस देन 1 hour, मैक्सिमम 1 hour तक अपन स्क्रीन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल पर्पज से अपन दे सकते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, सुपरविजन पेरेंट्स की होनी चाहिए उसमें। और 5 to 12 years तक जो प्री एडोलसेंट एज बोलते हैं, इसमें 1 to 2 hours तक अपन WHO गाइडलाइन के हिसाब से दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 1 hour होनी चाहिए, वो रिप्लेस नहीं हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उसने वहां ऐड कर दिया। और आफ्टर 12 years, जिसको अपन एडोलसेंट एज बोलते हैं, अप टू 15 years तक, कि उसमें बैलेंस्ड सब ये स्क्रीन देना पड़ेगा। तो उस बैलेंस सबको एक जोड़ दिया, तो बैलेंस में उसने बोला है कि 3 चीजें इफेक्ट नहीं होनी चाहिए उस एडोलसेंट एज में: स्लीप, स्टडी टाइम और सोशल इंटरेक्शन। अब इसको अपन इंप्लीमेंट अगर करें इन सबको देख करके, तो ये क्या हो गया कि कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम। श्योर, फॉर श्योर। सेकेंड, नो स्क्रीन बिफोर 1 hour ऑफ स्लीपिंग, नो स्क्रीन ड्यूरिंग द मील। तो सर, बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, आज से 5 साल, जो आने वाले 5 साल है, उनमें आप क्या क्या चैलेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीजें अब हमको और ज्यादा बढ़ती हुई दिखने वाली है? 5-10 साल के बाद में एज ए पीडियाट्रिशियन अगर मैं हम तो डिस्कस ही करेंगे कि बच्चों में मतलब किस टाइप की डिजीज पैटर्न चेंज होने वाला, आई थिंक है ना, तो वो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इन्फेक्शियस जो डिजीज हो रही थी वो धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी तरफ, और सेकेंडली मेंटल इश्यूज की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी ट्रीटमेंट से धीरे धीरे प्रिवेंशन और काउंसलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइट, हाँ, वो होना भी नेसेसरी है सर। तो सर, जैसा अभी आपने बताया कि आने वाले 5 सालों में अपग्रेडेशन होगा, काउंसलिंग पे भी हमारा एक फोकस जाएगा, उसमें आपको क्या लगता है जो पीडियाट्रिशियन, जो डॉक्टर स्पेशलिटी है, वो ही बच्चों की काउंसलिंग करे या एक पूरा डिफरेंट, एक पूरा डिपार्टमेंट बने? ये आने वाले समय मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट भी अलग से बन सकता है हर एक फील्ड के अंदर, ऐसा हर एक ब्रांच के अंदर हमारे। और साथ साथ में जो अभी हम जैसे पीडियाट्रिशियन है, वो भी धीरे धीरे पेरेंट्स एजुकेट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, जब वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो मुझे लगता है एज ए काउंसलर हमको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हमें भी बस काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि समय ज्यादा चाहिए होता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर क्या होता है कि या तो आप थोड़ा बहुत उसके अंदर अपने को बैलेंस रखना पड़ेगा, किसको काउंसलिंग की जरूरत है, जिसको ज्यादा टाइम देना है, और किसको ओनली डिजीज है जिसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट फॉलोअप पे चल रहा है। yes. सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर है, कई बार उसकी वजह से भी बच्चों में अवॉइडेंस हो जाती है, तो उसको भी आप एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हो या नहीं मानते हो कि बच्चों का जो डेवलपमेंटल डिले है वो बढ़ता ही चला जा रहा है? पीयर प्रेशर की जो आप बात कर रहे हो ना, वो मुझे लगता है कि ये एक बीमारी का बोझ पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर थोप दिया है। अच्छा, अगर बच्चा बैठा है, अगर वो कुछ टीवी भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, उसके सामने अगर पेरेंट्स से मिलने कोई आ गया, तो वही बात करेंगे, अरे अच्छा आपके बच्चे इतने परसेंटेज बने, मेरे बच्चे के इतने बने, तो उस बच्चे के सामने ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उस बच्चे को ऐसे फील होने लग जाता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब पीयर प्रेशर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है,
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसके कितने हार्मोनल का इम्बैलेंस हो रहा है ये पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरी बात नोटिस करो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स को प्रेज करना चाहिए बच्चे के एफर्ट्स पर, नहीं कि बच्चे के रिजल्ट पर। राइट, एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए कि बच्चे ने, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिजल्ट कुछ भी लाए ना बच्चा, एप्रिसिएशन इज मस्ट सर। एग्जैक्टली। बच्चा जब क्रॉल करता है उसको एप्रिशिएट करोगे तो वो जल्दी वॉकिंग पे आ जाएगा फेस पे, और ध्यान नहीं दोगे तो एप्रिसिएशन तो आई थिंक इट इज मस्ट हर फेज ऑफ लाइफ में। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स को बहुत वर्क करना पड़ेगा आने वाले समय में, कि अभी वर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज पर अगर सर ये वर्क करने की जो बात है तो न्यूक्लियर फैमिलीज में चीजें थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, उसमें हम कैसे इन सब चीजों को थोड़ा अपग्रेड करें या चेंज करें? हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में आप ये कहना चाह रहे हो कि कैसे स्क्रीन टाइम से बच्चों को बचाएं। जी, बात तो आपकी सही है, क्योंकि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो ये टफ जॉब तो होता है। पर मुझे लगता है, वही बात कहूंगा कि पेरेंट्स के दिमाग में 24 चल रहा है कि मैं मेरे बच्चे को स्क्रीन टाइम कम दूं या बच्चे को मैं कैसे एंगेज रखूं, तो इट इज नॉट ए बिग डील। मुझे लगता है एक, जैसे मेरे सजेशन है कि न्यूक्लियर फैमिली को भी एक फिक्स टाइम बना लेना चाहिए 3 चीजों का: स्टडी टाइम, प्ले टाइम एंड स्लीपिंग टाइम। और उस पर बच्चे के साथ में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो 50-60% तो आई थिंक हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना। सेकंड, मुझे लगता है कि ये जो अभी बहन ने बताया था, नो स्क्रीन जोन बना दो घर में। डाइनिंग टेबल नो स्क्रीन एट ऑल, बेडरूम नो स्क्रीन एट ऑल। अगर मैं बच्चे से बातचीत कर रहा हूँ जी, पेरेंट्स, मदर या फादर, है ना, और क्वालिटी समय दे रहा हूँ बच्चे के साथ में, तो उस वक्त नो स्क्रीन एट ऑल। बस ये 2-3 चीजें आप करें तो 70-80% हो गया ना अपना काम। और क्या करना है? और बाकी तो देखिए कि समय के हिसाब से, कुछ सिचुएशन के हिसाब से हर पेरेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के ही है। जब तक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप चाहे अपन कितना ही बच्चे को बोल दो, बच्चे का मतलब अपन कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो उसके शेल्टर से बाहर है। जो शेल्टर के अंदर एक छत के नीचे क्या चल रहा है वही एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल लाइफ लेके आने वाला है। एग्जैक्टली। तो सर समझिए कि मैं एक पेरेंट हूँ, मैंने ध्यान देते हुए अपने बच्चे का जो स्क्रीन टाइमिंग है बहुत ही लिमिटेड कर दिया, लेकिन जो मेरे बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कहीं मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, वो डर भी मुझे हमेशा सताता रहेगा। उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे? ये किस बात में पीछे रह जाएगा? जो जैसे इंटरेक्शन बढ़ रहा है, बच्चे बहुत सारी चीजों से अपग्रेडेड हो रहे हैं, वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के, तो वो जो मेरे बच्चे को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, तो कहीं वो उसमें मेरे को ऐसा डर बना रहेगा ना कि अरे फलाना के बच्चे ने तो वो चीज भी सीख ली, मेरे बच्चे ने ये भी नहीं सीख पाया। तो वो भी एक क्योंकि बच्चों में कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कहीं ना कहीं हम माने या ना माने पर पेरेंट्स में जो एक ही सोसाइटी में रहते हैं उनमें भी बहुत अपने बच्चों को लेकर के कंपटीशन चलता ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप बच्चे को स्क्रीन मत दिखाइए, मैंने क्या बोला आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस जो भी, जैसे आप कह रहे हो भी सोशल मीडिया से अपन दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा नहीं हो कि इसकी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट जो 1 आवर होनी चाहिए वो इसको हैम्पर कर रही है। सोशल मीडिया आप दिखा रहे हो, कुछ भी कंटेंट दिखा रहे हो, ऐसा नहीं हो इसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और सोशल इंटरेक्शन इसका हैम्पर हो रहा है। ऐसा, ये 3 चीजें, अगर आप इस 3 चीजों पर भी फोकस बराबर कर रहे हो तो आप अपना जो भी 1 आवर, हाफ एन आवर जो भी आप इनको देना चाह रहे हो, इंटरटेनमेंट के लिए देना चाह रहे हो, या जो प्रेजेंटली क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, इसके लिए आप उसको कुछ दिखाना चाह रहे हो तो आप दिखा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो फिर और इन द प्रेजेंस ऑफ यू। अगर आपके प्रेजेंस में, पेरेंट्स के प्रेजेंस में अगर बच्चा सब कुछ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है इस मॉडर्न जमाने के अंदर अपन ऐसा नहीं है कि इसको पूरा ही बच्चों को दूर कर देंगे। आपने सुना होगा अभी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद में फ्रांस ने भी लेस देन 15 ईयर्स एज पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया। तो कुछ तो बैन किया है। क्यों? मैं तो ये और भी कहता हूं कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो 15 ईयर्स तक सोशल मीडिया को बैन नहीं करें तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दे, नहीं तो ये क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी, ये सब इस स्क्रीन टाइम के अंदर कहीं ना कहीं चोरी हो जाएगी। हाँ, वही ये बचपन खोता चला जाता है बच्चों का, पता चला जाएगा। सर आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, जो पेरेंट्स हैं या जो टू बी पेरेंट्स होने वाले हैं, उनके लिए कोई अगर प्रो टिप हो तो जरूर दीजिए। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस दुनिया में अभी सबसे टफ जॉब क्या है या सबसे कठिन काम क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी पेरेंटिंग। तो आप इस पेरेंटिंग को ऐसे मत समझिए कि ग्रांटेड ले लिया, हम बड़े हुए वैसे ही भी बड़े हो जाएंगे। राइट। तो इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ में पेरेंटिंग कीजिए। आप अपने को
एक रोल मॉडल बनना है एज ए पेरेंट्स। और मैं कहूँगा कि जो होता है ना कि अपने को बच्चे को जो ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी वर्क एज ए सर्वेंट, True. नॉट एज ए मास्टर। ये अपने को उनको सिखाने की, समझाने की कोशिश करानी है। आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत ही फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तनुजा।